आज के इस वीडियो में हम लोग कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग सीखेंगे कि कंसिस्टेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, कब हम लोग किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कंसिस्टेंट बोलते हैं, कब इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। फिर देखेंगे कि कंसिस्टेंट में कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब नो सॉल्यूशन होगा। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से ये कॉन्सेप्ट और डेवलप करेंगे और फिर गेट के प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो आज का टॉपिक है कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एकदम बेसिक से अगर बात किया जाए, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए मेरे पास ये इक्वेशन है x प्लस टू इक्वल्स टू 5। अब ये किसी बच्चे से भी पूछेगा कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा, तो कोई भी बता सकता है आसानी से कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा x इक्वल्स टू 3। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि 3 इसका सॉल्यूशन क्यों होगा, तो उसका जवाब है कि x के बदले अगर 3 रखा जाए तो जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा वही राइट हैंड साइड में मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड भी होगा 3 प्लस 2 5 और राइट हैंड साइड भी है 5। तो इसका मतलब वेरिएबल के जगह पे जब 3 रखा जाए तो फिर दोनों साइड इक्वल आ रहा है, तो इसलिए x इक्वल्स टू 3 इसका सॉल्यूशन है। अब यही चीज अगर आगे इसको डेवलप सीखना हो, तो मान लीजिए जैसे मेरे पास ये इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू से 1। अब इस इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन होगा? सॉल्यूशन बेसिकली मींस वेरिएबल का वैसा वैल्यू जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। तो एक तो ये केस देखेंगे हम लोग, फिर दूसरा देखेंगे, मान लीजिए मेरे पास ये इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और दूसरा है 2x प्लस 2y दिस इक्वल्स टू 10 एंड द थर्ड केस दैट वी आर गोइंग टू से इज x प्लस y इक्वल्स टू से 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल्स टू से 14। अब ये फर्स्ट केस में अगर किसी से पूछा जाए कि इस इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, ये पहला है ये दूसरा इक्वेशन है, तो कोई बता सकता है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 2। अब ये सॉल्यूशन क्यों होगा? क्योंकि जब x के बदले 3 रखेंगे और y के जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट किया जाएगा तो फिर ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। 3 प्लस 2 इज 5 एंड 3 माइनस 2 इज 1। तो इसका मतलब इस इक्वेशन का तो ये एक सॉल्यूशन हो गया x3y2। क्या इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन होगा? नहीं, बस एक ही सॉल्यूशन होगा x3y2। तो फिर एक तो ये केस हो गया जिसमें यहाँ पे हम लोग के पास दो इक्वेशन था, इनका सॉल्यूशन मिला x3y2। दूसरा ये इक्वेशन देखते हैं, पहला है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब इस सेकेंड इक्वेशन को अगर ठीक से देखा जाए तो ये बेसिकली यही लिखा हुआ है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, अगर 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया जाए तो ये मिलेगा। तो अब यहाँ ये दोनों ही इक्वेशन, पहला इक्वेशन बोल रहा है कि दो ऐसा नंबर पता करना है जिनका सम 5 हो, और दूसरा इक्वेशन भी यही चीज कर रहा है कि फाइंड टू नंबर्स व्हिच सम इज 5। तो यहाँ पे दो इक्वेशन नहीं है, एक ही इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सॉल्यूशन लिखना चाहे तो एक तो ऐसे लिख सकते हैं कि x इज 1 y इज से 4, एक तो ये हो गया। ऐसे भी लिख सकते थे कि x इज 2 y इज से 3, और इस प्रकार का कई सारा और सॉल्यूशन लिखा जा सकता है। इनफैक्ट इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। इक्वेशन है फाइंड टू नंबर्स व्हिच सम इज 5, तो ऐसा बहुत सारा कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है कि उन दोनों नंबर्स को जोड़ के 5 मिल जाए, तो ये सभी इसके सॉल्यूशन होंगे। एक और एग्जांपल, ये तीसरा केस देखते हैं, x प्लस वाई 5 2x प्लस वाई 14। अब ये दूसरा इक्वेशन बोल रहा है x प्लस वाई इज 14/2 दैट इज 7। तो फर्स्ट इक्वेशन इज फाइंड टू नंबर्स व्हिच सम इज 5, सेकंड इक्वेशन इज फाइंड टू नंबर्स व्हिच सम इज 7। तो इस केस में कोई भी दो ऐसा नंबर नहीं खोज सकते जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि सॉल्यूशन नहीं होगा, इसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन। क्योंकि कोई दो नंबर ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जिनको ऐड करके 5 भी आ जाए और 7 भी आ जाए। तो मतलब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन या फिर इनकंसिस्टेंट, ये दोनों एक ही चीज है। नो सॉल्यूशन को ही बोलते हैं कि इनकंसिस्टेंट, ये दोनों इक्वेशन जो है वो इनकंसिस्टेंट है। ऐसा कोई भी वेरिएबल का वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो इन दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे। तो ये हो गया नो सॉल्यूशन का कहानी। इसमें हम लोग बोलेंगे कि इस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्यों इनफाइनाइट सॉल्यूशन है?
क्योंकि इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया जा सकता है दो नंबर्स का जिनको ऐड करके 5 मिल जाए, 1 4 2 3 -1 6, इस तरह से बहुत ऐसा नंबर सोचा जा सकता है। तो ऐसे केस को बोलते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो पहला केस था जिसमें बस एक ही वेरिएबल का वैल्यू पॉसिबल था जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब ऐसा दूसरा कोई नहीं है, ये अकेला ही है। x3 y2, बस एक यही x और y का वैल्यू पॉसिबल है जो इन दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे। तो फर्स्ट केस इज ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड केस इज ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, एंड द थर्ड केस इज ऑफ नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इन दोनों केस को, जहां पे यूनिक सॉल्यूशन है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनको बोलते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का सिंपल सा मतलब होगा कि सॉल्यूशन है, और इनकंसिस्टेंट का मतलब होगा कि सॉल्यूशन नहीं है। इस फर्स्ट केस को बोलते हैं कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन, सेकेंड केस को बोलते हैं कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और जो थर्ड केस है इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट या फिर नो सॉल्यूशन। तो ये तो एकदम बेसिक 10th की बात देखें हम लोग कि अगर दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो कैसे पता करेंगे कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इसका शायद आप लोगों ने 10 में पढ़ा भी होगा कंडीशन। यहाँ पे हम फिर से ये कंडीशन लिख देते हैं कि अगर दो ही इक्वेशन है और दो वेरिएबल है तो डायरेक्टली कैसे बताया जा सकता है कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। मान लिया जाए ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, बस दो वेरिएबल एंड दो इक्वेशन, a1x + b1y + c1 is 0, a2x + b2y + c2 is 0। सबसे पहला तो था यूनिक सॉल्यूशन का केस। यूनिक सॉल्यूशन मतलब बस एक ही सॉल्यूशन होगा, तो इसके लिए कंडीशन था कि a1/a2 is not equal to b1/b2। इनफैक्ट इसको अगर स्ट्रेट लाइन से रिलेट करके देखा जाए, ये तीनों केस यहाँ पे हम लोग देखते हैं और ग्राफिकली क्या होता है वो भी समझते हैं। तो अगर एक लीनियर इक्वेशन लिखा है x और y में, तो ये 2D में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। ये तो सभी लोगों को पता होगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा और ये भी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, तीनों केस यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो यूनिक सॉल्यूशन देखते हैं। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, a1/a2 is not equal to b1/b2। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि a1/b1 is not equal to a2/b2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -a1/b1 is not equal to -a2/b2, and this means slope of first line is not equal to slope of second line। ठीक है, इस फॉर्म में अगर स्ट्रेट लाइन लिखा हो तो फिर यहां से डायरेक्टली स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, ये लाइन का स्लोप होगा। तो अगर दो लाइन का स्लोप इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि वो दोनों ही लाइन इंटरसेक्टिंग होगा। अगर एक ऐसा लाइन है तो दूसरा कुछ इस तरह से होगा, और जहां पे इंटरसेक्ट करेगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन के केस में ये तो कंडीशन हो गया कि a1/a2 is not equal to b1/b2, और ग्राफिकली क्या होगा, तो उस केस में दोनों लाइन एक पॉइंट पे मीट करेगा, और जिस पॉइंट पे मीट करेगा उसका x कोऑर्डिनेट यहाँ x का वैल्यू होगा, y कोऑर्डिनेट y का वैल्यू होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन मींस इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऐसे ही अब आगे आते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सेकेंड जो केस था इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसमें क्या होगा, इसमें कंडीशन होना चाहिए a1/a2 is equal to b1/b2। यहाँ पे है ये अपना इक्वेशन, a1/a2 is equal to b1/b2 and this equals c1/c2। इस केस में बोलेंगे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि इस केस में दो लाइन नहीं मिलेगा, एक ही लाइन मिलेगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि दो लाइन मिलेगा और फिर दोनों ओवरलैपिंग लाइन है, क्योंकि दोनों तो सेम ही बन गया ना। दूसरा इक्वेशन जो है वो पहले में ही कुछ मल्टीप्लाई करके लाया गया। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल में देखा था कि x + y 5 एंड 2x + 2y 10, मतलब पहले में 2 से मल्टीप्लाई करके दूसरा इक्वेशन ला गया। तो ये ओवरलैपिंग लाइंस बन जाएंगे, और फिर जितने भी पॉइंट है वो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करेंगे। दोनों का एक को अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो फिर दूसरे को भी करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। तो इस केस में मिलेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और ये होगा कंडीशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन a1/a2 not equal to b1/b2, infinite number of solution a1/a2 equals b1/b2 and this equals c1/c2।
और जो तीसरा केस बनता है वो है नो सॉल्यूशन का। नो सॉल्यूशन में क्या होगा, नो सॉल्यूशन या फिर इनकंसिस्टेंट, यहाँ पे कंडीशन है a1 by a2 इक्वल्स b1 by b2। ये लिखने का क्या मतलब है कि दोनों का स्लोप सेम हो गया, बिकॉज माइनस a1 by b1 इज माइनस a2 by b2 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। स्लोप इक्वल लेकिन दोनों लाइन कोइंसाइडिंग नहीं है, इसका मतलब दोनों पैरेलल ही होंगे, और अगर दो लाइन पैरेलल है तो कहीं मीट नहीं करेंगे, अगर कहीं मीट नहीं करेंगे तो इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो अभी तक हम लोगों ने बात किया था कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में। तो हमने देखा दो इक्वेशन था, दो वेरिएबल था, क्या कंडीशन होगा कंसिस्टेंट होने के लिए, क्या कंडीशन होना चाहिए इनकंसिस्टेंट होने के लिए। हमने कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वर्ड का मतलब भी सीखा था, लेकिन वो सब तो बेसिक बात थी जो 10th में भी हमें सीखना था। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी जनरल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है या फिर उनका कंसिस्टेंसी चेक करना है तो क्या क्राइटेरिया होगा। तो जो एग्जांपल हम लोगों ने लिया है वो तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल के लिए है। इसी एग्जांपल की हेल्प से हम लोग जनरल कंडीशन भी सीखेंगे। तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए सबसे पहला स्टेप यहाँ पे हम लोग कुछ मैट्रिसेस डिफाइन करने जा रहे हैं। सबसे पहला मैट्रिक्स है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का सिंपल सा मतलब होगा कि यहाँ पे x, y और z के जो कोएफिशिएंट है या फिर वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट है उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जाएगा। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को जनरली कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे अगर इसका पहला रो लिखना हो तो मतलब x, y और z का कोएफिशिएंट a1, b1, c1, तो ये होगा फर्स्ट रो ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। Similarly, second row will be a2, b2, c2, and the third row is a3, b3, c3। यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली x, y और z का कोफिशिएंट लिखा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है मैट्रिक्स लिखने का। कांस्टेंट जो है उसको हम लोग हमेशा राइट हैंड साइड में लिखेंगे। अब इसके बाद दूसरा मैट्रिक्स जो हम लोग डिफाइन करेंगे उसको बोलते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स। वेरिएबल मैट्रिक्स को कैपिटल X से रिप्रेजेंट किया जाता है जनरली, और ये एक कॉलम वेक्टर होगा और यहाँ पे बस वेरिएबल्स होंगे x, y, z। इस इक्वेशन में तीन वेरिएबल थे x, y, z, तो वेरिएबल मैट्रिक्स का ये कॉलम वेक्टर बनेगा x, y एंड z। फिर तीसरा मैट्रिक्स हम लोग डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स। कांस्टेंट मैट्रिक्स भी एक कॉलम वेक्टर होगा, जहां पे सिर्फ कांस्टेंट मैट्रिक्स को जनरली b से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग राइट हैंड साइड लिखेंगे। राइट हैंड साइड में जो भी कांस्टेंट है d1, d2, d3, ये तीनों कांस्टेंट है। तो फिर कांस्टेंट मैट्रिक्स एक कॉलम वेक्टर और इसका कॉलम होगा d1, d2, d3। एंड फाइनली जो चौथा मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कुछ नहीं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स प्लस कॉलम प्लस दिस कांस्टेंट मैट्रिक्स। मीनिंग पहला तीन कॉलम तो यहीं से लिया जाएगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और जो चौथा कॉलम होगा वो एक कांस्टेंट मैट्रिक्स होगा। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स a by b से रिप्रेजेंट किया जाता है, a by b, एंड द फर्स्ट कॉलम इज a1, a2, a3, सेकेंड कॉलम b1, b2, b3, थर्ड कॉलम इज c1, c2, c3। तो यहां तक तो ये कांस्टेंट मैट्रिक्स ही है, सॉरी यहां तक तो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स ही है, ये पूरा मैट्रिक्स। और फिर जो इसका चौथा कॉलम होगा वो है d1, d2, d3। कई बार इसको एक लाइन से सेपरेट कर दिया जाता है ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि पहला तीन कॉलम मैट्रिक्स A है, और फिर A प्लस जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है ये मिलके बना है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इस 3x4 मैट्रिक्स को बोलेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, 3 रो 4 कॉलम। तो ये चार मैट्रिक्स हम लोगों ने डिफाइन किया, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स, कांस्टेंट मैट्रिक्स एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को इस फॉर्म में ना लिख करके इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जा सकता है, इतना ना लिख करके इन तीनों इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है, दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सिंपली A into X is matrix B. A is coefficient matrix, X is variable matrix and B is constant matrix। तो कई बार इक्वेशन इस फॉर्म में भी दिया होता है A into X is B। अब हमें सीखना है कि कंसिस्टेंट होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप होगा
To check consistency, the first step will be find rank of constant मैट्रिक्स। सबसे पहले तो constant मैट्रिक्स A का रैंक पता करना है। ये जो 3x3 मैट्रिक्स बना था उसका रैंक कैलकुलेट करना है। रैंक आसानी से निकाला जा सकता है, कई बार तो देख के ही पता चल जाता है, अदरवाइज एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके इजीली रैंक कैलकुलेट किया जा सकता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था रैंक कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर जितना नॉन जीरो रो होगा वही मैट्रिक्स का रैंक होगा। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एशेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो मैट्रिक्स ए का रैंक पता करना है। देन सेकेंड स्टेप इज स्टेप 2, फाइंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दैट इज ए बाई बी। तो ये दो काम करना है, फाइंड रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए एंड फाइंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बाई बी। अब यहां से तीन केसेस होंगे। एक कंडीशन होगा यूनिक सॉल्यूशन के लिए, दूसरा कंडीशन होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए, और तीसरा कंडीशन नो सॉल्यूशन के लिए। जो भी कंडीशन आएगा वो जनरल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए वैलिड होगा। यहाँ पे जो एग्जांपल लिया था वो तो ऑब्वियसली 3x3 इक्वेशन 3 वेरिएबल के लिए लिया था, लेकिन अगर 3 से ज्यादा वेरिएबल भी हो तो वहां पे भी यही कंडीशन अप्लाई होगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन है, सबसे पहले तो रैंक ए का कैलकुलेट किए, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, अगर ये दोनों सेम आता है, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो दोनों का रैंक सेम आ जाए या फिर डिफरेंट आ जाए। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि रैंक डिफरेंट आएगा तब क्या होगा। इफ रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ बी, जो भी ए का रैंक आया और जो ए बाई बी का रैंक आया वो तो दोनों अलग अलग नंबर है, डिफरेंट नंबर है। सपोज ए का रैंक आ गया 2 और ए बाई बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक आया 3। तो जब भी ऐसा होगा कि रैंक ऑफ ए is not equal to rank of augmented matrix A by E, तो उस केस में सीधा बोल देंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट बोलने का मतलब है कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब वेरिएबल का कोई भी वैसा वैल्यू नहीं खोजा जा सकता जो सभी इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करे। तो फिर इफ रैंक ऑफ A is not equal to rank of A by B, then the system of linear equation is inconsistent or no solution। सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि रैंक ऑफ ए इक्वल्स रैंक ऑफ ए बाई बी। अगर ऐसा होता है कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो रैंक आया वही ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक आ जाए, उदाहरण के लिए दोनों का रैंक 3 आ गया, ठीक है, या दोनों का रैंक 2 आ जाए, तो जब भी ऐसा होगा कि रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज सेम एज रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, देन इन दैट केस द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब कि सॉल्यूशन होगा। लेकिन हम लोगों ने सीखा था कि कंसिस्टेंट में भी दो केस होता है, एक कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन एंड द सेकंड केस इज कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा, तो देखिए यहां से अब दो पॉसिबिलिटी, रैंक ऑफ ए दिस इक्वल्स रैंक ऑफ ए बाई बी एंड दिस इक्वल्स नंबर ऑफ वेरिएबल, तीनों बराबर हो जाए। नंबर ऑफ वेरिएबल मतलब जैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड थे तो 3 वेरिएबल थे, तो जब भी ऐसा होगा कि रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल्स रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड दिस इक्वल्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स, सो दिस इंप्लाइज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब वेरिएबल एक्स वाई जेड का एक ही वैल्यू पॉसिबल होगा, एक्स का एक वैल्यू, वाई का एक वैल्यू, जेड का एक वैल्यू, जो तीनों को एक साथ सेटिस्फाई करे। और दूसरा पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता था कि रैंक ऑफ ए equals rank of A by B and this is less than number of variables, ठीक है। जब भी ऐसा होगा रैंक ऑफ A is equal to rank of A by B but is less than number of variables। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे 3 वेरिएबल थे, अब मान लिया जाए कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक आया 2 और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक है 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो 3 है, लेकिन रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों इक्वल है और 3 से कम है, नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है। तो इस केस में बोलेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब कंसिस्टेंसी से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट बात यही दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट हमेशा याद रखना है। कभी भी कंसिस्टेंसी चेक करना है तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक पता करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक पता करना है। अगर दोनों डिफरेंट नंबर आया तब तो इनकंसिस्टेंट होगा, नो सॉल्यूशन। अगर दोनों सेम नंबर आया
तो फिर कंसिस्टेंट। लेकिन कंसिस्टेंट में भी दो केसेस, कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर ये रैंक सेम आता है एंड दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो फिर यूनिक सॉल्यूशन। And if rank is same, rank of coefficient matrix and augmented matrix is same, but is less than number of variables, then in that case infinite number of solution। ठीक है, इसके बाद एक एग्जांपल के हेल्प से ये कॉन्सेप्ट और डिस्कस करेंगे।